अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द होल यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब कि यूनिट नंबर 14 में हम द एटमॉस्फेयर को पूरे के पूरे को एनालाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल डायग्राम. मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो इस पूरे कोर्स में, इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमने बात की एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एटमॉस्फेयर है तो हम एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन कर लेते हैं. एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट फॉर्म एंड एनवेलप अराउंड आवर अर्थ. मतलब कि मुख्तलिफ गैसों का एक मजमूआ है जिसने गिलाफ की शक्ल इख्तियार कर ली पूरी दुनिया के गिर्द, उसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं. एटमॉस्फेयर में सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब हमने बात कर ली कि जो वो डिफरेंट गैसेस का मजमूआ है वो कौन कौन सी गैसेस से मिलके बना है. तो सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन 78% पाई जा रही है. उसके बाद हमारे पास पाई जाती है ऑक्सीजन जो कि 21% है एटमॉस्फेयर में. फिर आर्गोन को डिस्कस कर लिया जो कि 0.93% है. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड को जो 0.03% है. अब देखें ये थी कंपोजिशन. मतलब कि अभी सिर्फ यही गैसेस नहीं है एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी और भी गैसेस हैं, लेकिन हमारे पास जो बहुत ज्यादा लेवल पे बहुत ज्यादा वैल्यू में पाई जा रही हैं, कंसंट्रेशन में पाई जा रही हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, हमने सिर्फ उनको हाईलाइट किया है. जैसे नाइट्रोजन है वो 78% पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है. जो ऑक्सीजन है वो 21% है. और जो आर्गोन है जो कि एक नोबल गैस है, जो कि एक जीरो ग्रुप की गैस है, वो 0.93% पाई जा रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानों के सांस लेने के बाद हवा में आ जाती है, जो हम इंसान एज एन ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो हैं हमारे पास, तमाम एनिमल जो हवा सांस के जरिए बाहर निकालते हैं जिस्म से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वो 0.03% होती है एटमॉस्फेयर में. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिए कि इस पूरे चैप्टर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज्यादा डिटेल से डिस्कस करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. तो हमने यहाँ पे देख लिया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड एज द गैसेस दैट फॉर्म द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द अर्थ सरफेस. तो नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. मतलब कि एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में डिवाइड है. तो यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर 4 लेयर में डिवाइडेड है. सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर, द फर्स्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज सपोज द टाइप ऑफ द लेयर दैट एक्सपैंड फ्रॉम द 0 kilometer as the surface of the earth move toward the upper side as toward the space up to the 12 kilometer. So हम कह सकते हैं जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो जमीन की सतह से अपवर्ड जब मूव करते हैं 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पे ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है. उस इलाके को लेवल 1 को हम ट्रोपोस्फेयर कह देते हैं. उसके अंदर तमाम गैसेज होती हैं. सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन पाई जा रही होती है वो वाटर वेपर्स होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ट्रोपोस्फेयर में. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में पाई जा रही है और वाटर वेपर्स भी ट्रोपोस्फेयर में पाए जा रहे होते हैं. सो अब बात करते हैं लेवल 2 की, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर. मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर में उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर और उसकी जो रेंज है 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होती है. देखिए 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर आ गया. अब 12 से अपवर्ड जो लेयर होती है ना, मतलब 50 किलोमीटर की हद तक जो भी लेयर होती है आउटवर्ड द स्पेस, वो होती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर. अब उस स्ट्रेटोस्फेयर में हमने डिस्कस किया था ओजोन लेयर होती है. मतलब ये 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ गई. अब इस 12 से जो 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज होगी ना, जो वो 5 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में हमारी जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर
स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ द ट्राइएटॉमिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, तो उसे हम ओजोन कह देते हैं। ओजोन का फंक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओजोन प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट मूव एज द सोलर रेडिएशन फ्रॉम द स्पेस एंड इट डिफ्लेक्टेड दैट रेडिएशन आउटवर्ड टुवर्ड द स्पेस। मतलब कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही अहम किरदार एक्ट कर रही है, जिसे हम कह सकते हैं एक्ट एज अ बायोगैस, क्योंकि वो लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सो ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर। सो नेक्स्ट हमारे पास लेवल 3 आ जाती है मेसोस्फीयर। ये हमारे पास नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर की लेयर है थर्ड। इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर है। सो मेसोस्फीयर में क्या होता है कि मेसोस्फीयर जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर की लिमिट है ना 50 किलोमीटर, सो उससे अपवर्ड जो एरिया है 85 किलोमीटर, उसे हम मेसोस्फीयर कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल 4 थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में हमारे पास 85 टू अपवर्ड हम 120 किलोमीटर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऑनवर्ड जहां तक जा सकती है उसे हम थर्मोस्फीयर कह देते हैं। देखिए हमने ये चारों लेयर्स को डिस्कस कर लिया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर का अप डाउन भी होता है। देखिए जब हम मूव करते हैं ना ट्रोपोस्फीयर में, मतलब कि जमीन की सतह से अपवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड द 12 किलोमीटर आउटवर्ड टू द स्पेस, सो हम कह सकते हैं जब जमीन से ऊपर मूव करते हैं तो हर किलोमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा होता है। मतलब कि जब तक हम पहुंचते हैं 12 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मूव होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब दूसरे लेवल में, दूसरी लेयर में एंटर हो जाते हैं, 12 से 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और उसके बाद जब मेसोस्फीयर में एंटर हो जाते हैं, मतलब 50 से 85 किलोमीटर की लेयर में एंटर होते हैं, तो दोबारा फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है। और दोबारा फिर जब हम चौथी लेयर में एंटर हो जाते हैं थर्मोस्फीयर में, तो दोबारा फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर का जो फासला है, जो लेयर है, उसमें बहुत ही ज्यादा लेवल पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो ये उतार चढ़ाव जो टेम्परेचर का है ये इन लेयर्स में इस तरह मूव करता है कि पहली लेयर में सबसे कम, हम जमीन से आउटवर्ड स्पेस में बात कर रहे हैं, पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर में सबसे कम टेम्परेचर होता है, मतलब जब हम ऊपर मूव कर रहे होते हैं बहुत कम टेम्परेचर हो रहा होता है। और जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होना, बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम मेसोस्फीयर में एंटर होते हैं टेम्परेचर फिर गिरना शुरू, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही थर्मोस्फीयर में एंटर होते हैं टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा मजेदार एक जिगजैग ग्राफ है इन द केस ऑफ टेम्परेचर, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद बात करते हैं ओजोन लेयर। देखिए हमने अभी डिस्कस किया जाए स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है 12 से लेकर 50 किलोमीटर की एक लेयर है। ओजोन लेयर सेकंड लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 25 से 30 किलोमीटर का जो एक लेयर है, एक डिस्टेंस है, उसमें ये ओजोन लेयर पाई जा रही होती है। देखिए इसे सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं। इट लाइज 25 टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब ये 25 से 30 किलोमीटर अपर पाई जा रही है, अपर लेवल पे पाई जा रही है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह से ऊपर। अब 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जा रहा होता है, जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं CFC, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो एक हार्मफुल कंपोनेंट है दैट डिस्ट्रॉय डिपर्ट द ओजोन लेयर कॉल्ड एज द ओजोन होल। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये बहुत ही हार्मफुल कंपोनेंट है, जिसमें कार्बन इंटरेक्ट करता होता है जो क्लोराइड के साथ, उससे ब्रेक कर लेता है और क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। वो फर्दर लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रक्चर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे ओजोन डिपल्ट कर देता है, ओजोन की जगह खाली कर देता है, जिसे एक होल की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है। सो हम कह सकते हैं ओजोन की डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पे जो स्ट्रक्चर बचता है उसे ओजोन होल कहा जाता है। सो उसका मेजर जो क्रेडिट जाता है वो इस कंपोनेंट को जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। सो नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन होल। ओजोन होल के अंदर हमने कौन कौन से इफेक्ट स्टडी किए हैं। सबसे पहले हमने बात की है स्किन कैंसर, फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस, फिर हमने बात की क्लाइमेट चेंज, फिर हमने बात की डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। सो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मतलब जब ओजोन होल हो जाएगा तो ओजोन उस जगह पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ओजोन का फंक्शन ये था कि ये सूरज से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसे जमीन तक नहीं पहुंचने देता, उसे वहीं से स्पेस में डिफ्लेक्ट कर देता है।
तो ये जहाँ पे ओजोन होल बन जाएगा वहां पे तो बहुत आसानी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंटर कर देगी और क्लाइमेट में बहुत सारा तबाही करेगी। जिसमें सबसे पहले बात कर दी स्किन कैंसर, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्किन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, कैंसर पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये हम फिर बात कर सकते हैं नॉर्मल लेवल पे, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो जिस्म के अंदर इम्यूनिटी का सिस्टम है उसे कमजोर कर देगा और जिसके रिजल्ट में जिस्म बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, तो इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात हमने की थी क्लाइमेट चेंज की, कि बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गई, ये वहां पे हवाओं में विंड्स पे इफेक्ट कर रही होंगी और उनके पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देंगी या चेंज कर देंगी, जिसकी वजह से अब विंड्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया में मूव करती हैं। ओजोन होल तो किसी एक जगह पे है ना, विंड्स पूरी दुनिया में मूव करती हैं, हवा पूरी दुनिया में मूव करता है, तो वो जो विंड्स का पैटर्न होगा चेंज होने के बाद वो पूरी दुनिया में जब मूव करेगा तो वो बहुत सारी तबाहियां पैदा करेगा। और जिस एरिया पे ओजोन होल बना है वहां पे ये फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसमें हमने बात की सबसे जो बेसिक प्राइमरी कंपोनेंट है ना, जैसे प्लांट्स लाइफ, ये उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जब प्लांट्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहां पे कोई भी दूसरी लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारे लिहाजों से, बहुत सारे पहलुओं से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एनिमल सांस ले रहे होते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव वो हो गया क्योंकि ये लाइफ गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड पैदा कर रहे हैं, वो ग्लूकोज पैदा कर रहे हैं, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को जन्म दे रहे हैं, जिसे हम खा भी सकते हैं, जिसे हम जला भी सकते हैं, जिसे बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मतलब कि ये ओजोन होल, मतलब ओजोन लेयर में ये ओजोन डिपल्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा फैटल, बहुत ज्यादा मुहलिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब कि वो सब्सटेंसेस, वो हार्मफुल कंपोनेंट्स जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हवा में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने बात की जो एटमॉस्फेयर है ना वो हवा होती है, मतलब कि द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट प्रोड्यूस एंड एनवेलप्ड फॉर्म अराउंड द अर्थ, मतलब कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हवा की बात कर रहे हैं, तो हम उन पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हवा में पाए जाते हैं। सो एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट में हमारे पास सबसे पहले है ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन एक्ट करते हैं एज एन कार्बन मोनोऑक्साइड, एज एन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास थे ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो एक्ट करें एज एन एयर पोल्यूटेंट। अब और भी बहुत सारी टाइप्स हैं एयर पोल्यूटेंट्स की, जिसमें बात कर लेते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर है ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमारे पास ये थे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये मेन एयर पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट्स की शक्ल में पाए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब वो कौन से जराए हैं जहां से एयर पोल्यूटेंट्स हासिल होते हैं या एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मतलब जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उनसे बहुत सारे जो कंपोनेंट है, जैसे कार्बन के कंपोनेंट उनसे रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, कार्बन निकल रही होती है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे सल्फर भी फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकल रहा होता है, नाइट्रोजन भी निकल रहा होता है। तो ये सोर्सेज है एयर पोल्यूटेंट्स के। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन। जब लावे फूट रहे होते हैं, जब वोल्केनोस ब्लास्ट करते हैं तो उसमें से भी ये गैसेस, ये कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट फायर। जब जंगलात में आग लगती है तब भी ये कंपोनेंट रिलीज हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं काजेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब वो जो इफेक्ट्स एयर पोल्यूटेंट जनरेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब कि नुकसान क्या होता है इन एयर पोल्यूटेंट्स से। एयर पोल्यूटेंट्स काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए हमारे पास एक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है जमीन के गिर्द। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा होता है, जब सूरज से सोलर रेडिएशन आती है तो वो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और जमीन पे ही रहने देता है, बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जमीन का एनवायरनमेंट हीट अप रहता है, मतलब कि जमीन का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म रहता है, वार्म रहता है। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन, अब देखें हम बात करें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही ज्यादा मुफीद है
तो हम इसे एयर पोल्यूटेंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसका एक नेगेटिव फैक्टर भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो ये उतनी ही ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन, उतनी ही ज्यादा हीट को स्टोर करेगा, उतनी ही ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा, जो जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट में हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसे स्टेट जिसमें जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो चुका हो, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये एक नेगेटिव फैक्टर है इसका। और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारे पास सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और जब ऐसी शक्ल में जो एटमॉस्फेयर में एसिड्स पाए जा रहे हैं, वो पानी के साथ मिलकर रेन की शक्ल में दोबारा जमीन पे आएंगे और एसिड रेन पैदा कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 मेजर काजेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, जिसे हमने इस पूरे लेक्चर में, पूरे जो हमारे चैप्टर है एटमॉस्फेयर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो नुकसान क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक टू द ह्यूमन लाइफ एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ। सो हम कहते हैं जब हमारे पास एसिड रेन आती है, एसिड, अब रेन बारिश है, अंडरस्टूड बात है कि वो पहाड़ों पे भी होगी, वो जमीन पे भी होगी, वो बिल्डिंग्स पे भी होगी। जब वो बारिश पहाड़ों से बहती हुई जमीन तक आती है या नदी नालियों तक पहुंचती है, तो पहाड़ों से या सोइल से वो क्या करती है, हैवी मेटल्स को अपने साथ बहा के ले आती है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्डिंग बना के उन्हें साथ ही बहा ले आते हैं। जब एंड प्रोडक्ट, जो एंड स्टेज होती है उस एसिड वाटर की या एसिड रेन की, वो वेल्स होते हैं, वो कुएं होते हैं, नदी नालियां होती हैं और वाटर बॉडीज होती हैं। अब वो जब हैवी मेटल्स उस पानी में मिक्स होंगे, वो एसिड जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक स्टेज पे आके। लेकिन जब वो हैवी मेटल्स पानी में मिक्स हो जाएंगे, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएंगे, तो वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वो पानी ह्यूमंस भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो एनिमल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करेगी, तबाह करेगी, डैमेज कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट आल्सो इफेक्ट्स द बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स। एसिड रेन बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है, उनके कलर्स को, एटलीस्ट हम कहते हैं मुजस्समों को तबाह कर देती है। दूसरा हम बात करते हैं प्लांट्स को, फसलों को तबाह कर देती है। और तीसरा बात करते हैं इंक्रीज द सॉइल एसिडिटी। जब फसलों पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे जब तेजाबी बारिश होती है, तो वो उस जमीन की एसिडिटी लेवल को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहां पे फसल नहीं काश्त कर पा रहे होते। तो ये हमारे पास पूरा एक रोड मैप था, पूरा एक माइंड मैप था अबाउट द चैप्टर एटमॉस्फेयर। इस पूरे चैप्टर में हमने ये टॉपिक्स एनालाइज किए हैं। ये पूरे चैप्टर कैसे करे दरिया को कूजे में बंद कर लिया, वो बात थी। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.